दूसरा ऑप्शन में देखोगे तो पूछा आपसे कि एवरेज वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वन स्क्वायर प्लस एक्स टू स्क्वायर फ्रॉम जीरो से लेकर 2 पाई बाई ओमेगा इज 12.5। हम लोग क्या करते हैं, एवरेज वैल्यू निकाल लेते हैं एक्स वन स्क्वायर प्लस एक्स टू स्क्वायर का। तो अगर आप देखोगे तो एक्स वन स्क्वायर प्लस एक्स टू स्क्वायर आएगा कितना, तो आपका आएगा 9 sin स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 16 कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसको ब्रेक कर लेंगे, 9 कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 7 कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। तो देखो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 9, और साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी आपको 1 हो जाएगा, प्लस यहाँ से बचेगा 7 कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। अब इसका एवरेज वैल्यू निकालना है। एवरेज वैल्यू कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, एक्स वन स्क्वायर प्लस एक्स टू स्क्वायर। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक, तो ये फंक्शन आपका बच गया 9 प्लस 7 कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। इसको इंटीग्रेट करना है आपको। ठीक है, ऐसे लिख लेते हैं इसको। क्या दिया हुआ क्वेश्चन में, अच्छा टी दिया हुआ है, जीरो से लेके 2 पाई बाई ओमेगा, जीरो से लेके 2 पाई बाई ओमेगा। तो ओमेगा यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग डी टी, जीरो से लेके 2 पाई बाई ओमेगा, और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, डिवाइड बाई टोटल टाइम हो जाएगा, यानी 2 पाई बाई ओमेगा हो जाएगा। ठीक है, इसको इंटीग्रेट कर दो। इंटीग्रेट करना आता है, यहाँ से इंटीग्रेट करके देखना है इसको, ए वैल्यू 12.5 आ रहा है कि नहीं आ रहा, अब तो कर लोगे। अरे इसको ऐसे लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 9 dt प्लस ये क्या जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 7 cos स्क्वायर ओमेगा टी dt। इस तरह को इंटीग्रेशन करने सिखाए हैं, कॉस स्क्वायर को कैसे करेंगे, 2 पाई बाई ओमेगा। बोलो, अरे एक कर लोगे अब। हाँ ना, कुछ नहीं बोलता है जी, आवाज नहीं जा रहा क्या मेरा। सर हाँ, सर 2 पाई बाई ओमेगा कैसे हो सर बाय में? देखो एवरेज वैल्यू निकालने से, मान लो कोई भी फंक्शन है, ठीक है, इस फंक्शन का एवरेज वैल्यू हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं, 1/t, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ जीरो से टी बाई डी टी। ऐसे हम लोग एवरेज वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, इस तरह से हम लोग एवरेज वैल्यू निकालते हैं। जैसे कि आप इसको याद रखो, इस तरह से करते हैं हम लोग एवरेज वैल्यू निकालने के लिए। जैसे आपसे पूछे कि मान लो कि वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। और ये जो वेलोसिटी होता है क्या होता है, एवरेज होता है ना। एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू क्या बोलते हैं, टोटल डिस्प्ले, समझो। जैसे पूछे आपसे कि बताओ एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू, तो क्या बोलते हो आप, टोटल डिस्प्लेसमेंट, पढ़े हो ना 9th क्लास में, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, टोटल टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होगा, हम लोग पढ़ क्या है, अगर v अगर फंक्शन है, इंटीग्रेशन ऑफ वी डी टी क्या देगा आपको, इंटीग्रेशन ऑफ वी डी टी क्या देगा आपको, डिस्प्लेसमेंट देगा कि नहीं देगा। यस सर। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ वी डी टी क्या देगा आपको, टोटल डिस्प्लेसमेंट देगा, कहां से कहां तक। तो मान लो कि आपने टाइम इंटरवल लिया है टी तक लिया है, तो जीरो से लेकर टी तक, डिवाइडेड बाई टी, क्या देगा आपको। अगर ये फंक्शन v था, तो v dt का जो इंटीग्रेट किया हो, डिवाइड बाई dt, आपको क्या दिया है, एवरेज वेलोसिटी दिया है ना। तो अगर इस फंक्शन का एवरेज निकालना है, इस फंक्शन का अगर एवरेज निकालना है तो कैसे करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ बाय dt फ्रॉम जीरो से लेकर t डिवाइड बाई टी, वो क्या देगा आपको, एवरेज वैल्यू देगा। बात समझ में आ रहा है।
क्या हुआ जी, नेटवर्क नहीं आ रहा क्या? बोल नहीं रहे हो आजकल? रुचिका, ये सर। यस सर। बात समझ में आया कैसे निकालते हैं एवरेज? यस सर। ठीक है, इस तरह से हम लोग एवरेज निकालते हैं किसी भी फंक्शन का। आप इसमें इंटीग्रेट कर लेना, जैसे कि नेक्स्ट है थर्ड पार्ट में जो था एक्स वन इंटू एक्स थ्री, जो छोड़ रहे हैं उसको कर लेना। थर्ड पार्ट जो था एक्स वन इंटू एक्स टू का आपको क्या करना था, एवरेज निकालना था। ठीक है, तो पहले तो क्या करोगे आप, एक्स वन इंटू एक्स टू कर लोगे, कितना आता है? तो जब एक्स वन इंटू एक्स टू करोगे तो क्या आ जाएगा आपका, तो 3 sin ऑफ ओमेगा टी इंटू 4 ऑफ क्या आ जाएगा, कॉस ऑफ ओमेगा टी। तो क्या आ जाएगा, इसको ऐसे लिख लो क्या मैं, 3 इंटू 2 इंटू क्या बचेगा, 2 sin ओमेगा टी इंटू 2 cos ओमेगा टी। तो क्या लिख सकता हूं मैं, साइन 2 ओमेगा टी। 2 ओमेगा टी। अब इसका एवरेज निकालना है आपको। ठीक है, एक्स वन इंटू एक्स टू का आपको एवरेज निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो क्या करेंगे, इस फंक्शन को इंटीग्रेट कर देंगे, कहां से कहां तक। तो ये फंक्शन क्या हो गया, 6 इंटू 6 बाहर ले लेता हूं, इंटीग्रेशन में बाहर आ जाता है, साइन ऑफ 2 ओमेगा टी, ठीक है, डी टी। कहां से कहां तक आपको क्वेश्चन में दिया था, कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना था, तो 0 से लेके 2 पाई बाई ओमेगा, नहीं ये हाँ ये भी है 2 पाई बाई ओमेगा तक, यहां तक एवरेज वैल्यू निकालना था। तो यहाँ तक एवरेज वैल्यू निकालना था, तो अगेन क्या करेंगे, इस फंक्शन को हम इंटीग्रेट कर देंगे 0 से लेके 2 पाई बाई ओमेगा तक। और नीचे नीचे क्या लिखेंगे हम लोग, टाइम इंटरवल। ठीक है, 2 पाई बाई ओमेगा - 0। बात समझ में आया? यस सर। ऐसा क्यों करते हैं, ये भी समझ में आया? एवरेज वैल्यू देगा ये, क्या देगा ये, एवरेज वैल्यू देगा। ठीक है, नहीं समझ में आया? यस सर। हमेशा देखोगे तो ऐसी तरह से आएगा। जैसे मान लो कि आपसे पूछे कि बताओ एवरेज एक्स, इसको कर लोगे ना, बाकी आगे तो कर लोगे प्रोसीड आप। साइन इसका इंटीग्रेशन आपको पता है कितना होता है, कितना होता है इसका इंटीग्रेशन, ये तो सिंपल है, कर देता हूँ, बताओ कितना होगा। अरे इंटीग्रेशन ऑफ बताओ, sin 2 ओमेगा टी का क्या होगा, साइन का क्या होता है? सर देखो तुम लोग नहीं बोलोगे तो भी पढ़ाऊंगा नहीं, बता रहा हूँ मैं, माइनस कॉस। बीच बीच में बोलते रहना करो। साइन का क्या होता है इंटीग्रेशन, माइनस कॉस 2 ओमेगा टी, और छोड़ दे कुछ, डिवाइड बाई बाई 2 करना है, ओमेगा। डिवाइड बाई क्या करेंगे हम लोग, 2 ओमेगा। ये तो इसका इंटीग्रेशन आया। ठीक है, और लिमिट पुट करना है आपको, कहां से कहां तक, 0 से लेकर 2 पाई तक, डिफरेंट इंटीग्रल है ना ये। और बाहर तो क्या आ जाएगा 6, और इधर क्या आ जाएगा 2 पाई बाई ओमेगा। इसको तो छेड़खानी करना नहीं है, सब कांस्टेंट था। ठीक है, तो इसको ले आओ बाहर, कितना हो जाएगा, 6 डिवाइडेड बाई 2 पाई बाई ओमेगा। ये 2 ओमेगा को भी बाहर ले आओ और लिमिट पुट कर दो। जब टी इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ कॉस ऑफ टी इक्वल टू, पुट कर 2 पाई बाई ओमेगा, ओमेगा से ओमेगा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 4 पाई। बचेगा 4 पाई। ठीक है, माइनस माइनस, ठीक है, माइनस ऑफ, माइनस माइनस से प्लस कर दूं, क्योंकि माइनस ऑफ ये पुट करेंगे तो ये भी क्या आ जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, कॉस ऑफ 0, 0 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा। तो ये ओमेगा से ओमेगा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना आपका, तो 2 से भी कैंसिल कर दो, जितना सिंप्लीफाई कर सकते हो। 3 बाई कितना आ जाएगा, 2 पाई, और इधर कितना आ जाएगा, सर 2 आ जाएगा। कॉस 4 पाई, 4 पाई का वैल्यू कितना होगा, जितना, -1। जितना 0 का होता है उतना 2 का होता है उतना 4 का होता है, -1, माइनस इसका पूरा वैल्यू होगा -1, यही ना। अरे 4 पाई क्या आएगा, 0, 2 पाई, 4 पाई, यही ना।
cos 0 का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। cos 4 पाई का वैल्यू कितना होगा? 1 ही होगा ना। तो आगे माइनस लगाया तो -1 + 1 कितना आ जाएगा? 0 हो जाएगा। इसका जो एवरेज वैल्यू होगा क्या आएगा? 0 आएगा। बात समझ में आया? अभी भी नहीं आया? यस सर आ तो यहाँ पे जो आंसर दिया हुआ था 0, तो ये क्या है? सही बात है। ठीक है, तो इतना में से 2-3 पार्ट तो हम लोग कर ही लिए हैं कि ये आंसर नहीं है। ठीक है, और ये वाला सही है, ये वाला सही है। इसका आप निकाल लेना, छोड़ दिया हूं करके, इसको निकाल लेना। इसके अलावा बताओ कौन सा क्वेश्चन नहीं बना? सर क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 सही में। सर इसको चेंज करना है थीटा में। क्यों चेंज करना थीटा में? सर आंसर नहीं दिया हुआ है ना, तो पता नहीं चलता है। नहीं नहीं, कुछ नहीं करना है इसमें। आंसर शायद इसका मिस, पता नहीं कहाँ पे है, मैं भेज दूंगा, नहीं तो आंसर होगा कहीं ना कहीं। π/2 तो क्या आ जाएगा? बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ थीटा क्या आ जाएगा? थीटा आ जाएगा। और यहाँ पे जो लिमिट दिया होता है ना, ये लिमिट थीटा के टर्म्स में दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पे आप -4 और -1 पुट कर दो बस। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? π/2 तो बाहर है, एक बार थीटा इक्वल टू -1 हो जाएगा, और माइनस ऑफ कितना हो जाएगा? -4 हो जाएगा। तो -1 ये प्लस क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 3π/2 हो जाएगा। ठीक है, यस सर। कोई भी, जैसे कि यहाँ पे अगर आप देख रहे हो कि आर के टर्म्स में इंटीग्रेट कर रखा है, ये जो वैल्यू है वो बेसिकली क्या है लिमिट में? तो आर इक्वल टू √2 से आर इक्वल टू 5√2 तक है। यहाँ पे क्या होगा? तो ये एक्स का वैल्यू होगा। यही तो होता है ना इंटीग्रेशन में, जिसके टर्म्स में इंटीग्रेट कर रहे हैं उसी का वैल्यू पुट किया होता है। ये थीटा का वैल्यू पुट किया हुआ है। अगर ये डिग्री में है तो ये भी डिग्री में होगा, अगर रेडियन में तो ये भी रेडियन में होगा। ठीक है, आगे बताओ। आगे पूछो पूछो, जो नहीं बना है बिंदास पूछो, डॉट नहीं रखना है जिंदगी में। एक क्वेश्चन कर लिए थे 20 नंबर। यस सर। ये इंतजार करती है, कोई बोलता नहीं, चल मैं ही बोल देता हूँ। सर शालिनी। उसका आंसर क्या होगा सर 20 का? अब आंसर तो ऐसे थोड़ा ना मुझे याद है। ठीक है, आंसर नहीं होगा तो मैं भेज दूंगा सबका, इस वाले पार्ट का। बाकी ऐसा क्वेश्चन जो लगा कि बना ही नहीं हो, किसी को आंसर मैच करना होगा, तो मैं देखता हूँ इसका आंसर कहाँ पे है, वो भिजवा दूंगा, भेज दूंगा ग्रुप में, ऐसा होगा तो। ठीक है, नहीं तो किसी को ऐसा जब लगता हो कि बना ही नहीं मेरे से क्वेश्चन, वो वाला पूछो। ऐसा है किसी को? नहीं ना? वेरी गुड। ठीक है, तो ये सब आपसे हो जाएंगे, ये सब हो जाएंगे ना क्वेश्चन? कहाँ से होमवर्क नहीं दिया था बताओ? ये वाला कर लिए हो? सर रिव्यू 36 असाइनमेंट में। कहाँ तक? 18 तक दिया था ना? नहीं सर उसे 36 तक दिए थे, रिव्यू 36 असाइनमेंट नहीं तक। था। ठीक है, यहाँ पे कोई डाउट तो नहीं है? 36 तक? सर रिव्यू असाइनमेंट का नहीं, उससे ऊपर वाला था। से इसमें नहीं दिया होमवर्क अभी? तो इसमें से कर लोगे, बाकी सब तो जरूरत नहीं है। जो जो मार्क कर देता हूँ वही भी कर लेना, बाकी सब तो कर ही लोगे, इसमें टाइम वेस्ट करने का मतलब नहीं है। जैसे कि ये हो गया, सर ये डिफरेंशिएशन वाला हो गया है, ऐसा ये तो पूरे। इंटीग्रेशन का पार्ट। ओके, तो इंटीग्रेशन में भी देखोगे तो सब करने का कोई मतलब नहीं है, जितना मार्क करो तो उतना करो। बाकी जिनको अभी भी दिक्कत हो रहा है इंटीग्रेशन करने में, वो बाकी ट्राई करेंगे सारा। ठीक है, लेकिन जिनको ज्यादा दिक्कत नहीं हो रहा है, वो ज्यादा करने का कोई फायदा है नहीं। चलो यहीं पे बताओ, इसका वैल्यू कितना आएगा इंटीग्रेट करेंगे तो? सर इसको वो करेंगे, 3 - 4 होगा कि 3x - 4 होगा? यही है, 3 - 4 ही है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। कांस्टेंट हो जाएगा, तो कांस्टेंट क्या आ जाएगा? पूरा का पूरा बाहर आ जाएगा। ठीक है, कॉस ऑफ -1 क्या आ जाएगा? बाहर आ जाएगा, तो बचेगा क्या आपको? इंटीग्रेशन ऑफ dx बचेगा। ठीक है,
लेकिन एक्चुअली है क्या है, मिसप्रिंट है। आप इसको क्या करोगे, 3x-4 कर लोगे, ठीक है। अगर मान लो कि ऐसा ही दिया रहे किसी क्वेश्चन में, एग्जाम में ऐसा आ गया मान लो, तो आपने मन से मत एज्यूम कर लेना। यहाँ तो बुकलेट है तो थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक उससे हो जाता है। लेकिन अगर मान लो कि एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन आ जाता, तो आप क्या होता है, एक कांस्टेंट की तरह ट्रीट करते हैं। कांस्टेंट होगा ना ये, बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? यस सर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, 3x-4 होगा, ठीक है। आ, और क्या करोगे, क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 36, आप नोट करते हुए चलोगे, भेजूंगा नहीं। आप कहीं पे लिख लोगे, 27, 28, 35, 34, 36, ठीक है। इसमें शेडेड रीजन नहीं दिख रहा है, शेडेड शायद ये वाला होगा, ठीक है, 0 से लेके π/2 तक। उसके बाद क्वेश्चन कर लोगे सर आप, ऑब्जेक्टिव में 10 तक दिए थे। ये सब दे दिया ना, वेरी गुड। तो ये सब तो कर ही चुके हो आप, इंटीग्रेशन। ये कर लेना 12 नंबर, लाइन से नोट करते चलोगे, जस्ट फॉर प्रैक्टिस। क्वेश्चन नंबर 15, ऐसे हम लोग बहुत क्वेश्चन कर चुके हैं खुद से। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 21। चलो क्वेश्चन नंबर 21 यहीं करो, बताओ, यहीं करो। फिर हम लोग शुरू करेंगे वेक्टर, एक लास्ट क्वेश्चन, सब कुछ सही कर लो, फिर हम लोग शुरू कर देंगे वेक्टर। क्वेश्चन नंबर 21, क्या होगा एरिया? सर 1/3। आंसर तो क्या बताऊं, एरिया निकालने का मतलब क्या किए, ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ बाय dx, यही ना। ये जो साइडेड पार्ट आपको दिया हुआ है, इसका एरिया क्या होगा, तो ये आपको x एक्सिस है, यानी y को इंटीग्रेट करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ x, कहां से कहां तक, तो x इक्वल टू 0 से लेके x इक्वल टू 1 तक, ये आपको क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। तो y इक्वल टू आपको दे रखा है x², यहां से पुट कर दो x² dx फ्रॉम 0 से लेके 1, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, x³ बहुत सिंपल सा है, 0 से 1। तो एक बार 1 पुट करोगे और 0 पुट करोगे, 0 पुट करोगे 0 आ जाएगा, 1 पुट करोगे तो कितना आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा। 1/3 क्या है, सही आंसर है, ठीक है। अब थोड़ा सा बताओ कि मैं अगर पूछूं कि बताओ इसका एरिया कितना होगा, अब जो मैं सेट कर रहा हूं, इसका एरिया कितना आएगा, मैंने जो रंगा है उसका एरिया बताओ, जल्दी बताओ, रंग लिया मैंने। कैसे करेंगे, अब आपको क्या करना पड़ेगा, बस ये बता दो कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा, क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स dy होगा कि नहीं होगा, यस सर। कहां से कहां तक, तो y इक्वल टू 0 से लेके y इक्वल टू 1 तक, y इक्वल टू 0 से लेके y इक्वल टू 1 तक। अब x को लिख लो, फंक्शन है जब y, तो क्या आ जाएगा, x इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो √y आ जाएगा। इसका इंटीग्रेशन करना आता है आपको 0 से लेके 1 तक, इसका जो वैल्यू आएगा वो क्या दे देगा आपको, इसका एरिया दे देगा। बात समझ में आया, किसी को डाउट है, नहीं ना, क्या हो गया आज, नो हिमांशु, सर। नो हुजैफा, सर।
जायफा। आ रहा समझ में? नाम बड़ा बढ़िया यस है। सर। नाम बड़ा बढ़िया है तुम्हारा। पापा ने रखा है मम्मी ने? पापा सर। ओहो। नीति, नीति आयोग, कुछ नहीं बोलती हो। यस सर। सब समझ में आ गया है? यस सर। शालिनी, यस सर। समझ में आता है? यस सर। तो ये हमारा हो गया है इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन खत्म। ठीक है, अब हमारा आज से नया टॉपिक शुरू होगा, वेक्टर। तो जो मार्क किए वो तो कर ही लोगे, और जो नहीं किए हैं मार्क, खुद के प्रैक्टिस के लिए आप चाहो तो कर लेना। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वेक्टर। शुरू करते हैं नया टॉपिक। इससे पहले वहां किसी को पूछना नहीं है, तो हम लोग का नया टॉपिक है वेक्टर। नाम सुना है वेक्टर का? मत बोलना कि नहीं सुने, तो बड़े मार मारेंगे। यस सर। 9th क्लास से सुनते आ रहे होगे वेक्टर का नाम। ठीक है, क्या होता है वेक्टर क्वांटिटी? बिल्कुल जानते होगे, क्लास 9 से सुनते आते हैं। बताओ। सर ऐसा क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हमें हैं। जानते हैं कि कोई भी जो फिजिकल क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी मतलब जिसको हम लोग मेजर करते हैं। ठीक है, जैसे कि लेंथ हो गया, लेंथ में हम मेजर करते हैं ना, 2 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, 10 किलोमीटर, 50 किलोमीटर। मास हो गया 1 केजी, 5 केजी, 100 केजी, 10 ग्राम, 50 ग्राम। ठीक है, जैसे आपका हाइट हो गया। ठीक है, जैसे फोर्स हो गया, वेलोसिटी हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, टाइम हो गया। ये सब क्या है? एक फिजिकल क्वांटिटी है, क्योंकि इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड किए। एक हमने डिवाइड किया वेक्टर क्वांटिटी, और दूसरा फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग बोले स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो जितनी फिजिकल क्वांटिटी है, कई लोग टेंसर उनसर का नाम लेते हैं, हम नहीं लेंगे यहाँ पे। ठीक है, दो तरह के फिजिकल क्वांटिटी होते हैं अपने पास, एक होता है वेक्टर, एक होता है स्केलर। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी किसको बोलते हैं और स्केलर क्वांटिटी किसको बोलते हैं? तो सबसे पहले स्केलर क्वांटिटी के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि छोटा सा टॉपिक है, नाम ही वेक्टर है। ठीक है, तो स्केलर क्वांटिटी ऐसे क्वांटिटी को बोलते हैं जिसके पास सिर्फ और सिर्फ क्या हो? मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन नहीं हो। इसका मतलब क्या हुआ? सिर्फ मैग्नीट्यूड हो। ठीक है, जब हम लोग बोलते हैं कि जिसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है, इसका मतलब क्या होता है? उसको डिफाइन करने के लिए, उस क्वांटिटी को डिस्क्राइब करने के लिए सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है। यानी अगर आपको एक मैग्नीट्यूड दे दे, आपको उस क्वांटिटी के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाता है। जैसे पूछते हैं कि बताओ कि मास ऑफ द बॉडी 5 kg है, तो अपने को पूरा पता चल जाता है कि इस बॉडी का जो मास है 5 kg है। कंप्लीट इंफॉर्मेशन अपने पास पता चल गया है कि इसका मास कितना है, 5 kg है। लेकिन अगर किसी से बोले कि बताओ किसी पार्टिकल का, किसी ऑब्जेक्ट पे आप फोर्स लगा रहे हो 5 न्यूटन का, किसी ऑब्जेक्ट पे आप फोर्स लगा रहे हो 5 न्यूटन का, तो जब हम लोग बोलते हैं कि 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, तो क्या इससे हम लोग एग्जैक्टली पता चला है क्या फोर्स लगा रहे हैं? जैसे कि मान लो कि ऑब्जेक्ट है, सपोज दैट आप मान लो कि फोर्स लगा दिए 5 न्यूटन का इधर। ठीक है, तो क्या करेगा? ये ऑब्जेक्ट इधर की ओर मूव करना शुरू करेगा। अब किसी ने लगा दिया 5 न्यूटन का फोर्स इधर की ओर, किसी ने फोर्स लगा दिया 5 न्यूटन का पीछे डायरेक्शन में, तो क्या करेगा? ऑब्जेक्ट क्या करेगा? पीछे डायरेक्शन में मूव करना शुरू करेगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या करेगा? पीछे डायरेक्शन में मूव करना। तो सिर्फ बोलता है कि फोर्स क्या है, 5 न्यूटन का फोर्स है, इससे आपको कंप्लीटली नहीं पता चलेगा कि वो क्वांटिटी कैसा है, कैसे लग रहा है। 5 न्यूटन का फोर्स है, तो फोर्स को डिस्क्राइब करने के लिए आप सिर्फ मैग्नीट्यूड से काम नहीं चल सकता है। ये आपने देखा था, ये दो अलग अलग फोर्स है, क्योंकि दोनों का इफेक्ट क्या है? अलग अलग है। ए फोर्स क्या कर रहा है? इस ऑब्जेक्ट को इधर की ओर मूव कराना चाह रहा है, जबकि ए फोर्स क्या कर रहा है? इसको इधर की ओर मूव कराना चाह रहा है। अगर आप मान लो कहीं और लगा लो, इस डायरेक्शन में लगा लो, तो ये क्या करेगा? इधर मूव कराना चाहेगा। तो अगर फोर्स का डायरेक्शन हम लोग चेंज कर रहे हैं, तो उसका इफेक्ट भी क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। लेकिन हम लोग बोले कि इसका मास 2 kg है, 5 kg है, 10 kg है, कुछ भी बोल दिया हम लोग, इसका मास मान लो 5 kg है। इसको डायरेक्शन से कोई मतलब है क्या? नॉर्थ में ले जाकर नापो 5 kg आएगा, साउथ में ले जाकर नापो 5 kg आएगा। ठीक है, कहीं भी ले जाओ, चांद पे भी ले जाओ तो कितना आएगा? 5 kg ही आएगा। ये चेंज हो जाएगा चांद पे? चांद पे मास चेंज हो जाएगा क्या?
किसी को लगता हो चांद पे चेंज हो जाएगा? मास चेंज नहीं होता, वेट चेंज हो जाता है, ठीक है। वेट चेंज हो जाता है, वेट क्या है? फोर्स है। वेट क्या करेगा? चेंज करेगा, मास चेंज नहीं करता है। एक जो क्वांटिटी है 5 kg, एक कंप्लीटली क्या है 5 kg, आप बोल दिया तो मतलब समझ गए कि इसके पास कितना मास है, 5 kg मास है। इसको कोई मतलब नहीं है डायरेक्शन से। लेकिन जब आप फोर्स बोलते हो, फोर्स कितना अप्लाई किया हमने? 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया है, तो हम लोग को कंप्लीटली इंफॉर्मेशन नहीं मिलता है। उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि डायरेक्शन किस डायरेक्शन में लग रहा है, तभी हम लोग बोलेंगे कि उसको हम लोग कंप्लीटली डिस्क्राइब किए। जैसे आपसे बोलता है कि डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है? 3 मीटर है। तो डिस्टेंस कैसा क्वांटिटी है? एक स्केलर क्वांटिटी है। आपको आइडिया लग जाता है कि मतलब जिस भी पाथ पे गया होगा उस पाथ का लेंथ कितना होगा? 3 मीटर होगा। पाथ का लेंथ कितना होगा? 3 मीटर होगा। लेकिन जब डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू बोलेगा आपको 3 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट तभी पता चलेगा जब आपको डायरेक्शन भी साथ साथ पता होगा कि एक पार्टिकल इस पॉइंट से किस डायरेक्शन में गया है। ठीक है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को, ठीक है, हम लोग दो क्वांटिटी में डिवाइड करते हैं, एक वेक्टर और एक स्केलर। और मोटा मोटी सबको आइडिया है, ठीक है। तो सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल फिजिकल क्वांटिटीज को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया। एक वेक्टर क्वांटिटी और दूसरा स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। सबसे पहले स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी कैसे क्वांटिटी को बात करेंगे तो ऐसा बोल सकते हैं कि दे आर completely described by completely described by magnitude, divided by magnitude। और मैग्नीट्यूड बोलते हैं तो मतलब क्या समझते हो मैग्नीट्यूड का मतलब? ठीक है, मैग्नीट्यूड क्या होता है? जैसे हम बोले ना कि 5 kg फोर्स इक्वल टू 5 न्यूटन, ये क्या है? मैग्नीट्यूड है, ठीक है। ये क्या है? मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड में देखोगे आप, अगर मैग्नीट्यूड में देखोगे तो ऐसे बोलते हैं ना कि 5 मीटर पर सेकंड, मान लो अगर स्पीड की बात करें तो 5 मीटर पर सेकंड। तो ये जो 5 मीटर पर सेकंड है क्या है? मैग्नीट्यूड है। इसके पास दो चीज होगा, एक होगा न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू, और एक चीज क्या होगा? यूनिट होगा। ऐसे में उसके बारे में साइड में लिख रहा हूं, दिख रहा है क्या? जब भी हम लोग मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो मैग्नीट्यूड में दो चीज होगा, एक होगा न्यूमेरिकल वैल्यू और एक होगा यूनिट, ठीक है। जैसे बोले 5 मीटर पर सेकंड, तो 5 हो गया आपको न्यूमेरिकल वैल्यू, 5, 10, 8, 10 ये सब क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू है। और साथ साथ एक क्या आएगा? यूनिट आएगा। जिस भी क्वांटिटी की बात करेंगे, क्योंकि कोई भी क्वांटिटी आप मेजर कर रहे हो तो उसका कुछ ना कुछ यूनिट होगा और साथ साथ उसका कुछ ना कुछ वैल्यू होगा। आप सिर्फ लेंथ मेजर करते हो तो बोलते हो ना 4 मीटर है, 8 मीटर है, 10 मीटर है। तो एक 8 मीटर बोल रहे हैं तो 8 क्या है? एक वैल्यू है। और मीटर क्या है? तो लेंथ मेजर करने का यूनिट है। 8 मीटर बोलते हैं तो हमको समझ में आता है कि कोई लेंथ मेजर किया गया है। जैसे बोलता है कि 5 मीटर पर सेकंड है तो हमको मत पता चलता है कि कोई वेलोसिटी या फिर स्पीड मेजर किया गया होगा, तभी 5 मीटर पर सेकंड आया है, ठीक है। तो जब भी हम लोग मैग्नीट्यूड की बात करें किसी फिजिकल क्वांटिटी का, तो दो चीज आएगा उसमें, एक आएगा न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा, ठीक है, और एक आएगा उसका यूनिट आएगा, ठीक है। तो कोई भी अगर फिजिकल क्वांटिटी इस तरह का है तो उसको कंप्लीटली हम लोग एक मैग्नीट्यूड के थ्रू क्या कर सकते हैं? डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो ऐसी क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलेंगे? स्केलर क्वांटिटी बोलेंगे। सिंपल से एग्जांपल के तौर पे आपको लिखना चाहे, एग्जांपल में क्या क्या आ जाएगा? डिस्टेंस आ सकता है, डिस्टेंस, स्पीड आ सकता है, और क्या आ सकता है? पावर भी क्या होता है? फिजिकल क्वांटिटी जो है वो कैसा होता है? स्केलर होता है। चाहे एनर्जी की बात करें, एनर्जी भी कैसा होता है? स्केलर क्वांटिटी होता है। मास की बात करें, ये सब मास भी क्या होगा? स्केलर क्वांटिटी होगा। ये बात समझ में आ रहा है? इसके पास क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा। इस डिस्टेंस बोल दे 3 मीटर, स्पीड बोल दिया हम लोग 3 मीटर पर सेकंड, 3 मीटर पर सेकंड। पावर, पावर क्या होता है? 10 वाट जूल पर सेकंड। एनर्जी 10 जूल। मास 5 kg। ये सब क्या होगा? जैसे आप बोलते हो 3 मीटर, 3 मीटर पर सेकंड, 10 जूल पर सेकंड,
10 जूल 5 केजी। तो एक कंप्लीट किसी फिजिकल क्वांटिटी के बारे में आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलता है कि हाँ कितना है। ठीक है, तो इस सब के सब फिजिकल क्वांटिटी कैसे क्वांटिटी होंगे, स्केलर क्वांटिटी होंगे, जिनके पास सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, जिसके पास सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, न्यूमेरिकल वैल्यूज होगा, मैग्नीट्यूड होगा। ठीक है, कोई डायरेक्शन की बात हम लोग यहाँ पे नहीं करेंगे। ठीक है, और अगर इन स्केलर क्वांटिटी की बात किया जाए तो स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, सिंपली आप दो स्केलर क्वांटिटी को ऐड करना हो तो सिंपली क्या कर सकते हो, नॉर्मल जैसे मैथमेटिक्स यूज करते हैं उस तरह से आप क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। जैसे एक है मास 2 केजी, दूसरा मास है 4 केजी, दोनों को मिला देंगे तो कितना मास हो जाएगा, तो 2 केजी प्लस 4 केजी कितना हो जाएगा, 6 केजी। ठीक है, बोलो क्या बोल रहे हो सर, ये तो पता ही है हमको, लेकिन वेक्टर में ऐसा नहीं होता इसलिए बता रहे हैं। ठीक है, अगर स्केलर क्वांटिटी की बात किया जाए, ठीक है, तो एक बात लिख लोगे। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी आर added by simple arithmetic, added by simple arithmetic, simple arithmetic। बात समझ में आ रहा है? जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अभी दिया हमने कि मान लो कि एक 2 केजी का मास है और एक 3 केजी का मास है, दोनों को ऐड करना हो तो सिंपल कितना हो जाएगा, 5 केजी का मास हो जाएगा। ठीक है, इसलिए बता रहे हैं क्योंकि वेक्टर में ऐसा नहीं होता है। अगर आपको एक वेलोसिटी को दूसरे वेलोसिटी के साथ ऐड करना है, मान लो कि एक वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकंड नॉर्थ डायरेक्शन में और एक वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकंड साउथ डायरेक्शन में, तो दोनों को ऐड करोगे तो 4 मीटर पर सेकंड नहीं आ जाएगा। समझो, अगर मान लो कि एक का वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकंड और एक का वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकंड साउथ डायरेक्शन में, इस दोनों को ऐड करोगे तो ऐसा नहीं है कि 4 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। तो वहां पे सिंपल अर्थमेटिक हम लोग यूज नहीं करेंगे, लेकिन स्केलर क्वांटिटी को ऐड करने के लिए हम लोग सिंपल अर्थमेटिक यूज करेंगे। ठीक है, जैसे हम लोग अर्थमेटिक में यूज करते हैं प्लस माइनस, उस तरह से सिंपली क्या करेंगे, हम लोग ऐड कर देंगे। ठीक है, बहुत सारे हो सकता है, प्रेशर, चार्ज, करंट, ये सब कैसा है, स्केलर क्वांटिटी है। सबके सब क्या है, जैसे जैसे हम लोग पढ़ते रहेंगे फिजिक्स में आगे, वैसे से हम लोग सब एग्जांपल देते रहेंगे, जब हमारा एनर्जी आएगा तब भी बताएंगे कि स्केलर क्वांटिटी है, इसका यूनिट होता है, इसका डायमेंशन ये होता है। नेक्स्ट है, सर हाँ सर करंट के पास तो डायरेक्शन भी ना है। अभी बताएंगे। ठीक है, अभी बताएंगे, वेट करो। वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी क्या होगा, तो ऐसा क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड एज वेल एज क्या हो, डायरेक्शन हो। ठीक है, हम बोल सकते हैं कि वेक्टर क्वांटिटी कैसा क्वांटिटी होगा, तो वेक्टर क्वांटिटी के पास पहला पॉइंट, ठीक है, दे हैव मैग्नीट्यूड, दे हैव मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब समझ में आता है आपको? ठीक है, क्या होगा, मैग्नीट्यूड, साथ साथ क्या होगा, ठीक है, डिफाइंड डायरेक्शन, डिफाइंड डायरेक्शन। ठीक है, मैग्नीट्यूड होगा, साथ साथ क्या होगा, डायरेक्शन होगा। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे बोल सकते हैं हम लोग कि जैसे कि वेलोसिटी है, ठीक है, वेलोसिटी, तो वेलोसिटी को हम लोग कैसे बोलेंगे, तो हम लोग बोलेंगे 2 मीटर पर सेकंड ड्यू नॉर्थ, ड्यू नॉर्थ। ड्यू नॉर्थ मतलब बोलते हैं तो क्या मतलब होता है कि नॉर्थ के डायरेक्शन में बोल रहे हैं हम लोग, नॉर्थ के डायरेक्शन में बोल रहे हैं। जैसे एग्जांपल टाइम बोल सकते हैं फोर्स, फोर्स हम लोग बोलेंगे 5 न्यूटन, ठीक है, टुवार्ड्स एक्स एक्सिस, टुवार्ड्स एक्स एक्सिस। ठीक है, यानी एक्स एक्सिस के अलोंग क्या होगा, इसका फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन का। ठीक है, उसी तरह से आप ले सकते हो, मान लो कि एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन भी कैसा क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो बोल सकते हैं हम लोग 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, टुवार्ड्स नॉर्थ या टुवार्ड्स साउथ, जो भी बोलना है, टुवार्ड्स ईस्ट, जो बोलना है, एक क्या होगा, डायरेक्शन होगा। तो आप देख रहे हो यहाँ पे मैग्नीट्यूड है और एक क्या है आपका, डायरेक्शन है। यहाँ पे एक मैग्नीट्यूड है और क्या है, एक डायरेक्शन है। यहाँ पे एक मैग्नीट्यूड है और क्या है, डायरेक्शन है। तो किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए पहला कंडीशन, उसके पास क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा। मैग्नीट्यूड तो फिजिकल क्वांटिटी है तो होगा ही होगा, और साथ साथ क्या होगा, डायरेक्शन होगा। अगर डायरेक्शन नहीं है तो क्या बोलेंगे उसको, स्केलर क्वांटिटी बोलेंगे। ठीक है,
तीसरा बात और इंपॉर्टेंट बात, ठीक है, कोई भी अगर वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, तो दे आर not added by simple arithmetic. ठीक है, दे आर नॉट एडेड बाय सिंपल अर्थमेटिक। तो फिर ऐड कैसे करेंगे, ठीक है, तो बट एडेड बाय ठीक है, a new rule called triangle law of vector addition, called ट्रायंगल, इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग बाद में, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसलिए यहाँ पे बोल रहे थे कि ये तो क्या होगा, सिंपल क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, लेकिन वेक्टर क्वांटिटी, अगर कोई वेक्टर क्वांटिटी है तो वो हम लोग सिंपल अर्थमेटिक से ऐड नहीं करेंगे, उसको ऐड करने के लिए एक न्यू रूल पढ़ेंगे, इसका नाम है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। जब हम लोग एडिशन ऑफ वेक्टर पढ़ेंगे तब उस टाइम पे इस लॉ के बारे में हम लोग देखेंगे, एक दो लेक्चर के बाद आ जाएगा ये चीज, ठीक है। तो तीन बातों का ध्यान रखेंगे, वेक्टर क्वांटिटी को डिस्क्राइब करने के लिए मैग्नीट्यूड तो होगा ही होगा, ठीक है, साथ साथ क्या होगा, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होगा, डिफाइंड डायरेक्शन होगा, ठीक है, और साथ साथ वेक्टर क्वांटिटी को ऐड हम लोग सिंपल अर्थमेटिक से नहीं करेंगे, जब भी हम लोग ऐड करेंगे तो एक स्पेशल रूल से ऐड करेंगे, और वो रूल हम लोग क्या करेंगे बाद में देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आपको बोला कि मान लो कि एक दो वेलोसिटी है, एक वेलोसिटी है v1 इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड, ठीक है, इस डायरेक्शन में है, और दूसरा वेलोसिटी क्या है, तो v2 इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड इस डायरेक्शन में। दोनों का देखो मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन डायरेक्शन अलग अलग होने के कारण हम लोग इसको v1 और v2 लिखे हैं, तो v1 प्लस v2 इक्वल टू 4 मीटर पर सेकंड नहीं आएगा, v1 प्लस v2 इज नॉट इक्वल टू 4 मीटर पर सेकंड, ये जरूरी, ये क्या है, ऐसा नहीं होगा। फिलहाल के लिए इतना ध्यान रखेंगे कि v1 प्लस v2 इज नॉट इक्वल टू 4 मीटर पर सेकंड, कितना होगा वो हम लोग देखेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर में। तो अगर आप करंट के एग्जांपल ले रहे थे, ठीक है, जैसे कि इलेक्ट्रिक, यहां तक क्लियर है? क्या हुआ? यस सर। कुछ नहीं बोलेंगे सर आज? नया टॉपिक पढ़ रहे हो, जोश में रहना चाहिए, हम तो बोलते हैं रोज रहना चाहिए जोश में। जैसे कि आपने एक एग्जांपल दिया कि सर इलेक्ट्रिक करंट के पास तो डायरेक्शन होता है, लेकिन वो आपने क्यों बोल दिया कि स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। जैसे कि मान लो कि आपने पढ़ा होगा क्लास 10th में, मान लो इस वायर से 3 एम्पेयर का करंट जा रहा है, और इस वायर से मान लो कि 4 एम्पेयर का करंट जा रहा है, तो एम्पेयर लिखा हूं, ए लिखा हूं, तो इस दोनों को मिला के इस वायर से कितना एम्पेयर करंट जाएगा, यहां से 7 जाएगा एम्पीयर। 3 + 4 = 7 एम्पेयर करंट जाएगा, ठीक है, 7 एम्पेयर करंट जाएगा। तो क्या अगर इसका डायरेक्शन चेंज कर लोगे, मान लो ऐसे से कर देते हैं आप, यहाँ से 3 एम्पेयर करंट जा रहा है, यहाँ से 4 एम्पेयर करंट जा रहा है, तब बताओ जरा यहाँ से कितना एम्पेयर करंट जाएगा, 3 7 + एम्पीयर। 4 = 7 एम्पेयर ही जाएगा। तो इसके पास तो डायरेक्शन है, ऑब्वियस डायरेक्शन है, ठीक है, कि करंट इधर जा रहा तो अलग बात हो जाएगा, अगर इधर बोलेंगे तो अलग बात हो जाएगा, दो अलग अलग डायरेक्शन है। लेकिन क्या इस दोनों करंट को ऐड करने के लिए कोई नया रूल की जरूरत पड़ा है क्या अपने को, ठीक है, कोई नया रूल पड़ा है क्या, नहीं ना, ठीक है, सिंपल क्या किया है, सिंपल इसको ऐड कर दिया है। तो करंट के पास क्या है, तो आप देखोगे करंट के पास डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है, इट हैज magnitude as well as direction, as well as direction, ठीक है, बट लेकिन क्या है, बट डज नॉट फॉलो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन,
बोलो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अगर ये ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है, सिंपल अर्थमेटिक से क्या हो जा रहा है, ऐड हो रहा है, इसलिए क्वांटिटी कैसा होगा, स्केलर क्वांटिटी होगा। कैसा क्वांटिटी होगा, स्केलर क्वांटिटी होगा। कई लोग टेंसर उनसर का नाम देते हैं, क्योंकि हम लोग बोलते हैं स्केलर मतलब सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होना चाहिए, डायरेक्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, हम इसको स्केलर क्वांटिटी में ही रख के पढ़ेंगे, ठीक है। हम लोग को टेंसर फेंसर के बारे में नहीं पढ़ना, सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो या तो वेक्टर क्वांटिटी होगा, या तो क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी होगा, इससे ज्यादा नहीं। लोग बोलते हैं कि अगर इसका डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है, बट ऐड इतना तो जरूर है कि वेक्टर तो नहीं है, वेक्टर तो नहीं है, क्योंकि इसको ऐड नहीं हो रहा है। वेक्टर लॉ, ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं कर रहा, तो क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, क्या बोल रहे थे, हाँ, ए ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं कर रहा है, तो क्या होगा, ए हमारा वेक्टर तो नहीं होगा, क्योंकि जो भी वेक्टर होंगे वो कैसा होगा, ऐड होगा तो ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन से ही ऐड होगा, ऐसे ऐड नहीं होगा, ठीक है। तो ये था आपके बारे में सिंपल सिंपल वेक्टर क्या है और स्केलर क्या है, ठीक है। मोटा मोटा आइडिया लग गया है कि वेक्टर क्या है और स्केलर क्या है, बताओ। यस सर। बोलने में क्या लगता है, तो हम लोग जान गए हैं कि वेक्टर बेसिकली कहेंगे किसको, और उसका एक दो एग्जांपल भी हम लोग जान गए हैं। अब है कि हम लोग वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ठीक है। हम लोग वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर, ठीक है। किसी वेक्टर को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए सिंपल कैसे करते हैं हम लोग, तो पहला है कि किसी भी कैपिटल लेटर से हम लोग उसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं। जैसे कि मान लो कोई एक वेक्टर है, ए वेक्टर, उसको कैपिटल लेटर और ऊपर एक क्या कर देंगे हम लोग, एरो दे देंगे, ऊपर क्या दे देंगे हम लोग, एरो दे देंगे, ठीक है। सिंपल इस तरह से हम किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। या फिर दूसरा तरीका है वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का, ठीक है, इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी वेक्टर को, ए वेक्टर, सिंपल एक एरो से किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। जहां पे इसका जो लेंथ ऑफ द एरो होगा वो बेसिकली आपको रिप्रेजेंट करेगा मैग्नीट्यूड को, ठीक है। क्या रिप्रेजेंट करेगा, मैग्नीट्यूड को। और इसका जो डायरेक्शन है, हेड है, एरो का जो हेड है, वो रिप्रेजेंट करेगा क्या, डायरेक्शन को, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, दो तरह से वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। एक तो एनालिटिकली, एनालिटिकली मतलब स्क्रिप्ट में, मतलब इस तरह से आप ए वेक्टर लिखा हुआ है, उसके ऊपर एक एरो, ऐसे भी लिख सकते हैं। या फिर आप स्मॉल लेटर लिख के उसके ऊपर भी लिख सकते हैं एरो, ठीक है। कई किताब में ऐसे बोल्ड लेटर में भी लिखता है, ठीक है, बोल्ड लेटर में। यहाँ पे हम लोग बोल्ड नहीं बनाएंगे, ठीक है, बोल्ड लेटर से भी लिखता है कई लोग, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम लोग बोल्ड तो हर बार बनाएंगे नहीं, बोल्ड लेटर तो हम लोग बनाएंगे नहीं, तो क्या करेंगे, इस तरह से हम लोग सिंपल क्या करेंगे, ए वेक्टर रिप्रेजेंट करना हो, ए एक लेटर लिखेंगे, उसके ऊपर एक एरो डाल देंगे, ठीक है। या फिर हमको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना हो, तो इस तरह से क्या करेंगे, किसी वेक्टर को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। बात समझ में आया, किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करना हो तो हम लोग दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एनालिटिकली, ठीक है, ए बी सी डी लिख के, ए वेक्टर लिख लो, बी वेक्टर लिख लो, सी वेक्टर लिख लो, डी वेक्टर लिख लो, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे, एग्जांपल के तौर पे जैसे कि मान लो एक फोर्स वेक्टर दिखाना है, फोर्स वेक्टर कैसे लिखेंगे हम लोग, ऐसे लिखेंगे, फोर्स वेक्टर इज इक्वल टू, जैसे कि मान लो कि आपको लिखा हुआ है 12 न्यूटन टुवर्ड्स ईस्ट, तो हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, एक वेक्टर है, ठीक है। और ग्राफिकली हम लोग किसी वेक्टर को इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। बस रिप्रेजेंटेशन है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सब में लिखने का तरीका है, ठीक है। क्या मतलब होता है, अगर किसी वेक्टर को इस तरह से रिप्रेजेंट किया गया है, तो मान लो कि हमारा
ओ है, आई हेड मान लो कि हमारा पी है। ठीक है, तो ये जो ओ है जहां से एरो क्या हुआ है, स्टार्ट हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, टेल। इसको बोलते हैं हम लोग टेल, या फिर इसको बोलेंगे हम लोग इनिशियल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट, ये सब चीज ध्यान रखोगे, इसमें कुछ समझना नहीं है। और यहाँ पे जो एरो है, जिस दूसरे छोर पे जो एरो है, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं हेड। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, हेड, या फिर फाइनल पॉइंट, या फिर फाइनल पॉइंट। ठीक है, ध्यान रखोगे। इसको हम लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते थे। ठीक है, जीरो से लेके जीरो पी, ये हमारा क्या है, ये भी हमारा ए वेक्टर है। ठीक है, इस वाले पॉइंट को क्या बोलेंगे हम लोग, इस वाले पॉइंट को बोलेंगे हम लोग टेल, टी से रिप्रेजेंट कर देंगे हम लोग। और इस वाले पॉइंट को क्या बोलेंगे हम लोग, हेड, जिसको बोल देंगे हम लोग एच से। ठीक है, तो टेल हेड से क्या कर सकते हैं हम लोग, रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब समझेंगे जब बोलेंगे टेल, किसी वेक्टर का टेल मतलब जहां से वेक्टर क्या हुआ है, स्टार्ट हुआ है। और टेल मतलब, हेड मतलब जहां पे वेक्टर क्या हुआ है, एंड हुआ है। ठीक है, जहां वेक्टर क्या हुआ है, एंड हुआ है। जैसे आपसे बोले कि बताओ वेलोसिटी वेक्टर इज इक्वल टू, वेलोसिटी वेक्टर इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड टुवार्ड्स ईस्ट, टुवार्ड्स ईस्ट। ठीक है, आप क्या करोगे, इस तरह से रिप्रेजेंट करोगे। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, वेलोसिटी वेक्टर हो गया 2 मीटर पर सेकेंड। आपको पता है इधर होता है नॉर्थ डायरेक्शन, इधर होता है साउथ, इधर होता है आपका ईस्ट, इधर क्या होता है आपका वेस्ट। ठीक है, तो 2 मीटर पर सेकेंड टुवार्ड्स ईस्ट बोला, तो आप इस तरह से एरो को दिखा दिए। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, वेक्टर रिप्रेजेंट हो गया। रिप्रेजेंट करने का तरीका है। ठीक है, रिप्रेजेंट करने का तरीका है। क्लियर है? यस सर। ठीक है, ऐसे यहाँ पे जो लेंथ ऑफ द एरो है, ठीक है, यहाँ पे एक चीज और लिख लेते हैं, थोड़ा सा साइड में। यहाँ पे देखोगे दो चीज मार्क कर लेते हैं हम लोग। पहला चीज, कि जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन है, एक क्या होगा, तो ये होगा इन द डायरेक्शन ऑफ एरो, इन द डायरेक्शन ऑफ एरो। जो भी वेक्टर को रिप्रेजेंट किए हैं, उस वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा वो किधर होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ एरो। बहुत ज्यादा इसमें दिमाग आप नहीं लगाओ। ठीक है, और ये जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड मतलब वेक्टर का मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, तो जो मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है, ऐसे तो बोलेंगे हम लोग कि प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, तो जो लेंथ ऑफ द एरो है। ठीक है, प्रोपोर्शनल टू लेंथ होगा। बस समझने के लिए, अगर मान लो कि कोई बड़ा वेक्टर बना दे इस तरह से, ठीक है, ऐसा बड़ा वेक्टर बना दिया, इसका मतलब हम समझेंगे ये वेक्टर क्या है, बड़ा है। बड़ा एरो बना दिया मतलब, और यहाँ पे मान लो छोटा एरो बना दिया, तो क्या समझेंगे, इससे क्या होगा, ये वेक्टर बड़ा वेक्टर है। ठीक है, हम लोग जब वेक्टर पढ़ना शुरू करेंगे तो ये सब चीज जो पढ़ रहे हैं, ये सब चीज हम प्रैक्टिकल मतलब जब वेक्टर पढ़ेंगे तो यूज नहीं करेंगे, या फिर आगे पूरे फिजिक्स में वेक्टर तो यूज करते ही रहेंगे। फिजिक्स में फिजिकल क्वांटिटी से ही खेलना है अपने को। तो ऐसा नहीं है कि हम हर बार इसे मान लो कोई एकदम सोच समझ के बनाएंगे, ये वेक्टर इतना बड़ा है, ये वेक्टर इतना बड़ा है। हम लोग रैंडम क्या करेंगे, एक ऐसे एरो दे देंगे, समझ जाएंगे कि वेक्टर है। ठीक है, जैसे मान लो एक वेक्टर दिखाना है 2 मीटर पर सेकेंड, दिखा देंगे ऐसे। ऐसा नहीं है कि अगर मान लो कि दूसरा वेक्टर 4 मीटर पर सेकेंड, इसका डबल बनाएंगे, 4 मीटर पर सेकेंड दिखाना तो डबल सिंपल हम लोग दिखाएंगे बस। सेम साइज का भी दिखा सकते हैं, लिख देंगे बस 2 मीटर पर सेकेंड या 4 मीटर पर सेकेंड। बात समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहा हूँ? तो ऐसा है कहीं पर आप ये मत पूछने लगना कि सर इसका डबल नहीं बनाए आप, स्केल लेके बैठे हैं क्या बनाने के लिए। बात समझ में आया? किसी एक वेक्टर को हम लोग रिप्रेजेंट इस तरह से करेंगे। ठीक है, ये था आपका वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका। दो तरीका हम लोग सीखे, एक आपको एनालिटिकल मेथड देखे और दूसरा हम लोग देखे ग्राफिकल मेथड। ठीक है, इसको ऐसे हम लोग बोलते हैं, ये हमारा हो गया एनालिटिकल मेथड। एनालिटिकली मतलब स्क्रिप्ट में,
और ये हमारा हो गया आपका कौन सा, ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकली बोले मतलब पिक्चर के फॉर्म में। ठीक है, बहुत सिंपल सिंपल चीज है। अब है कि मान लो कि हम लोग वेक्टर को देख लिए कि किस तरह से हम लोग वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, दिखा सकते हैं, बता सकते हैं कि अगर हम कुछ लिखेंगे इस तरह से तो आप समझ जाओ कि हाँ वेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं। अब है आपको कुछ वेक्टर के बारे में, ठीक है, जैसे कि बोले हम पैरेलल वेक्टर, टर्मिनोलॉजी है, ये सब चीजें आप ध्यान रखोगे। जैसे हम बोले कि पैरेलल वेक्टर है, दो वेक्टर क्या है, पैरेलल है, तो पैरेलल वेक्टर का मतलब क्या समझोगे? अगर कोई दो वेक्टर क्या बोल रहे हैं हम लोग, पैरेलल वेक्टर है, तो पैरेलल वेक्टर का मतलब क्या समझोगे? जैसे कि मान लो कि एक वेक्टर ए है, ठीक है, और दूसरा वेक्टर क्या है, बी है, ठीक है, तब इस दोनों वेक्टर को हम लोग पैरेलल वेक्टर बोलेंगे। कब बोलेंगे? जब दोनों वेक्टर क्या हो, सेम डायरेक्शन में हो। ठीक है, दोनों वेक्टर क्या हो, सेम डायरेक्शन में, तो क्या बोलेंगे हम लोग, पैरेलल वेक्टर है। ठीक है, तो इफ टू वेक्टर्स, if two vectors having same direction, having same direction are called parallel vector, are called parallel vector। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे यहाँ बना रखा हूं, जैसे कि मान लो एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है, दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में है। ठीक है, ये दोनों वेक्टर क्या होंगे, पैरेलल होंगे। यहाँ भी वेक्टर दोनों क्या है, पैरेलल है। ठीक है, जैसे कि वेक्टर यहाँ पे है, ठीक है, और दूसरा वेक्टर ऐसे बना दें, ए वेक्टर और ए बी वेक्टर, ये दोनों वेक्टर क्या है, पैरेलल है, दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में है। ठीक है, तो जो भी दो वेक्टर क्या होगा, अगर सेम डायरेक्शन में होगा तो क्या होगा, पैरेलल वेक्टर होगा। ठीक है, उसको हम लोग किसी से मतलब नहीं है कि मैग्नीट्यूड ज्यादा है कि कम है, बस डायरेक्शन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ऐसे वेक्टर को क्या बोलेंगे हम लोग, पैरेलल वेक्टर बोलेंगे। ठीक है, एंटी पैरेलल वेक्टर क्या होगा, सर डायरेक्शन अलग हो। वेरी गुड, डायरेक्शन अलग होगा मतलब एंटी पैरेलल, जस्ट क्या होगा, अपोजिट होगा। ठीक है, जस्ट क्या होगा, अपोजिट होगा। ऐसे दो वेक्टर जो क्या है, एक दूसरे के अपोजिट हो। ठीक है, टू वेक्टर, ठीक है, हैविंग अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन आर कॉल्ड, आर कॉल्ड एंटी पैरेलल वेक्टर, आर कॉल्ड एंटी पैरेलल वेक्टर। फॉर एग्जांपल के तौर पे, जैसे कि मान लो कि एक वेक्टर क्या है, टुवार्ड्स नॉर्थ है, और दूसरा वेक्टर क्या है, टुवार्ड्स साउथ है। ठीक है, ये मान लो ए वेक्टर है, एक क्या है, बी वेक्टर है, ये दोनों वेक्टर क्या होंगे, एंटी पैरेलल वेक्टर होंगे। एक वेक्टर मान लो कि ऐसा हो और दूसरा वेक्टर मान लो कि ऐसा हो, तो क्या होंगे, अगेन ये दोनों वेक्टर क्या होंगे, एंटी पैरेलल वेक्टर होंगे। ठीक है, जैसे कि एक वेक्टर मान लो कि इधर की ओर हो और दूसरा वेक्टर क्या हो, मान लो कि इधर की ओर हो, ये दोनों वेक्टर भी क्या होंगे, एंटी पैरेलल वेक्टर होंगे कि नहीं होंगे, ये दोनों वेक्टर क्या होंगे, एंटी पैरेलल वेक्टर होंगे। ठीक है, यस सर। बात समझ में आ रहा है? बहुत सिंपल सिंपल चीज है, बहुत ज्यादा दिमाग इसमें लगाना भी नहीं है, बहुत ज्यादा टाइम अपने को खराब भी नहीं करना सब चीजों के बारे में। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि मैं वेक्टर पढ़ते रह गए, फटाफट बस देखते रहना है क्या क्या होता है। एंटी पैरेलल वेक्टर जब हम लोग यूज करें, टर्म्स ये सब चीजें जब यूज करें, तो आपको बस समझ में आना चाहिए कि क्या आप बोलना चाह रहे हैं। तो दो वेक्टर अगर अपोजिट डायरेक्शन में हो तो क्या बोलेंगे, उसको हम लोग एंटी पैरेलल वेक्टर बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है इक्वल वेक्टर। अब बताओ इक्वल वेक्टर कब बोलेंगे हम लोग, कैसे दो वेक्टर को इक्वल बोलेंगे हम लोग? इक्वल वेक्टर मतलब, कोई बताओ, टू वेक्टर्स आर
said to be equal. कब? सर मैग्नीट्यूड सेम है। बस जैसे कि मान लो एक वेक्टर था v1 इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड, और दूसरा वेक्टर है v2 इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड। ये दोनों वेक्टर क्या है? इक्वल वेक्टर है क्या? ये दोनों वेक्टर इक्वल वेक्टर है क्या? बिल्कुल नहीं इक्वल वेक्टर है। इक्वल वेक्टर कब होगा? तभी होगा जब मैग्नीट्यूड भी सेम हो और साथ साथ डायरेक्शन भी सेम हो, क्योंकि वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए दो चीज चाहिए होता है, ठीक है, एक तो मैग्नीट्यूड और एक साथ साथ डायरेक्शन भी चाहिए होता है। तो जब हम लोग बोल रहे हैं कि दो वेक्टर क्या है, इक्वल वेक्टर है, तो इसका मतलब क्या होगा? उस दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम होगा और उस दोनों का डायरेक्शन भी सेम होगा, तभी ना। नहीं तो यहाँ पे क्या है, ये अलग अलग वेक्टर हो गया, v1 वेक्टर क्या हो गया? अलग हो गया, और ये वेलोसिटी क्या हो गया? अलग हो गया। तो टू वेक्टर आर सेड टू बी इक्वल, ठीक है। पहला, इफ देयर मैग्नीट्यूड इज सेम, देयर magnitude as well as their direction are same, तभी बोलेंगे कि दोनों वेक्टर क्या है? इक्वल है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग ये और नहीं सर बोलेंगे। यूनिट भी। हाँ, यूनिट तो सेम ही होगा ना। मैग्नीट्यूड सेम करने का मतलब क्या हो गया? मैग्नीट्यूड में दोनों चीज आता है ना। मैग्नीट्यूड जैसे में क्या एक होता अगर है? वेलोसिटी ले और एक बार फोर्स ले, दोनों सेम डायरेक्शन में। नहीं नहीं, फोर्स का यूनिट क्या होगा? फोर्स का यूनिट आप बोलते हो कि 10 न्यूटन होता है, और वेलोसिटी का यूनिट क्या होगा? 10 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ तो कंपेयर ही नहीं कर सकते ना। जब हम क्या बोलेंगे, दोनों मैग्नीट्यूड सेम है क्या? 10 न्यूटन इक्वल टू बोल सकते हो आप 10 मीटर पर सेकंड? नहीं ना। तो मैग्नीट्यूड जब सेम बोलते हैं इसका मतलब क्या होगा? यूनिट और न्यूमेरिकल वैल्यू दोनों सेम होना चाहिए, तभी ना। मैग्नीट्यूड सेम बोल रहे मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट दोनों क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। एक कभी भी हम लोग अलग अलग क्वांटिटी को कंपेयर नहीं करेंगे। कहने का मतलब एक हाथी को घोड़ा से कंपेयर नहीं करेंगे, ठीक है। अब आपसे पूछना है कि मतलब आप कंपेयर करोगे तो दो हाथी के बीच में कंपेयर करोगे ना, ठीक है। दो हाथी के बीच में सेम क्वांटिटी के बीच में क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे, ठीक है। या फिर आप ऐड कर रहे हो या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। इससे बोले आपसे कि 10 हाथी प्लस 2 कुत्ता कितना होगा, क्या बोलोगे? 10 हाथी प्लस 2 कुत्ता कितना होगा, तो क्या बोलोगे? बिल्कुल नहीं कुछ बोल सकते। ये बोल सकते हैं 10 हाथी प्लस 10 कुत्ता या 2 कुत्ता। 2 हाथी प्लस 2, 2 हाथी बोले तो कितना होगा? 4 हाथी होगा। 4 हाथी प्लस 2 हाथी बोले तो 6 हाथी होगा। हाथी को हाथी के साथ ऐड कर सकते हैं, कुत्ते को कुत्ते के साथ ऐड कर सकते हैं, आम को आम के साथ ऐड कर सकते हैं। सेम फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग ऐड कर सकते हैं या फिर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। कभी भी फोर्स को हम लोग वेलोसिटी के साथ ऐड नहीं करेंगे, वेलोसिटी को हम लोग एक्सेलरेशन के साथ ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। जब भी हम लोग को ऐड करना होगा तो सेम क्वांटिटी को हम लोग ऐड करेंगे। तो जब हम बोलते हैं कि दो वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, अगर इक्वल है, इसका मतलब क्या होगा? दोनों क्वांटिटी सेम होगा, मतलब मैग्नीट्यूड क्या होंगे? सेम होंगे, एज वेल एज डायरेक्शन क्या होंगे? सेम होंगे। तो वेलोसिटी को वेलोसिटी के साथ ही कंपेयर करेंगे कि इक्वल है कि नहीं इक्वल है। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को नहीं बोल सकते हैं कि इक्वल है क्या नहीं इक्वल है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग बोलेंगे v1 इज नॉट इक्वल टू v2। क्यों? क्योंकि मैग्नीट्यूड तो सेम था लेकिन डायरेक्शन क्या था? डिफरेंट था। क्यों? रीजन क्या हुआ? बिकॉज डिफरेंट डायरेक्शन, ठीक है। तो दो वेक्टर इक्वल कब होगा? तो दो वेक्टर इक्वल तभी होगा, फॉर एग्जांपल के तौर पे, ठीक है, जैसे कि एक वेक्टर ए है, ठीक है, और दूसरा वेक्टर क्या है? बी है, ठीक है। दोनों क्या है? सेम मैग्नीट्यूड के हैं और सेम डायरेक्शन में है। तो हम लोग बोलेंगे क्या यहाँ से? ए वेक्टर इज इक्वल टू क्या है? बी वेक्टर है। ए वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा? बी वेक्टर होगा। तो अगर आपसे पूछे कि बताओ दो इक्वल वेक्टर पैरेलल वेक्टर होंगे कि नहीं वेक्टर होंगे? दो इक्वल वेक्टर पैरेलल वेक्टर होंगे कि नहीं होंगे? यस सर। होंगे, ऑब्वियस सा है।
अगर दोनों वेक्टर इक्वल है इसका मतलब क्या होगा, दोनों सेम डायरेक्शन में है। और पैरेलल वेक्टर मतलब क्या होता है, ऐसा वेक्टर जो क्या हो, सेम डायरेक्शन में हो, ऐसा वेक्टर जो सेम डायरेक्शन में हो। बात समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, तो आपका हो गया इक्वल वेक्टर। ठीक है, पैरेलल वेक्टर देख लिए, एंटी पैरेलल वेक्टर देख लिए, इक्वल वेक्टर देख लिए। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है निगेटिव ऑफ अ वेक्टर। बस लास्ट है निगेटिव ऑफ अ वेक्टर। निगेटिव ऑफ ए वेक्टर, जैसे कि बोले आपसे कि मान लो कि ए वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी वेक्टर है। सपोज दैट ऐसा बोल दे माइनस ऑफ बी वेक्टर, कहने का मतलब क्या होगा कि ए वेक्टर क्या है, तो निगेटिव ऑफ बी वेक्टर है। यहां से बोल सकते हैं कि वेक्टर ए इज वेक्टर ए इज निगेटिव टू निगेटिव ऑफ वेक्टर बी, निगेटिव ऑफ वेक्टर बी। यही मतलब हुआ ना, निगेटिव ऑफ वेक्टर बी। नेगेटिव वेक्टर कहने का मतलब क्या होगा, जैसे कि मान लो, पहले एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लो कि एक वेक्टर ए है इस डायरेक्शन में, ठीक है, और दूसरा वेक्टर बी जो है ऐसा है। दूसरा वेक्टर क्या है, बी ऐसा है। मैग्नीट्यूड क्या है, दोनों का सेम है। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। लेकिन डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, निगेटिव वेक्टर बोलेंगे। ठीक है, यानी बी वेक्टर क्या है, तो निगेटिव ऑफ वेक्टर ए है, यानी जस्ट जस्ट क्या हुआ, उसका डायरेक्शन क्या हो गया है, चेंज हो गया है। ठीक है, तो हम लोग निगेटिव ऑफ वेक्टर किसको बोलेंगे, अ वेक्टर is said to be negative of a given vector if, ठीक है, if its magnitude is same, magnitude is same। ठीक है, मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, बट its direction is opposite to the given vector, direction is opposite to the given vector। तभी हम लोग क्या बोलेंगे कि वेक्टर ए क्या है, वेक्टर बी का निगेटिव वेक्टर है। ठीक है, जैसे कि आपको बोले कि एक वेलोसिटी वेक्टर है v1 इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड ड्यू ईस्ट, दूसरा वेक्टर है v2 इक्वल टू, दूसरा वेक्टर है v2 इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड ड्यू वेस्ट। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, तो v1 वेक्टर अगर इधर की ओर है, ठीक है, तो v2 वेक्टर क्या होगा, पीछे की ओर होगा। v2 वेक्टर क्या होगा, पीछे की ओर होगा। ठीक है, दोनों क्या है, एंटी पैरेलल है। ठीक है, तो ऐसा एंटी पैरेलल वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, सेम हो, क्या होगा, तो एक दूसरे के नेगेटिव वेक्टर होंगे। इसको हम लोग ऐसे ही बोल सकते हैं कि v2 वेक्टर इक्वल टू क्या होगा, तो माइनस ऑफ v1 वेक्टर। या फिर हम लिख सकते हैं कि v1 वेक्टर इक्वल टू क्या होगा, नेगेटिव ऑफ v2 वेक्टर। ठीक है, किसी भी तरीके से बोल सकते हैं, सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। ध्यान रखोगे, नेगेटिव वेक्टर मतलब सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, इज इट क्लियर? ये यहां तक कोई दिक्कत है? आज हम लोग सीखे कि वेक्टर होता क्या है, कैसे फिजिकल क्वांटिटी को दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक वेक्टर क्वांटिटी, एक स्केलर क्वांटिटी। हम लोग देखा स्केलर क्वांटिटी होता क्या है, किस तरह से स्केलर क्वांटिटी को हम लोग ऐड करते हैं सिंपल अर्थमेटिक से। फिर हम लोग देखे वेक्टर क्वांटिटी के बारे में।
ठीक है, कि वेक्टर क्वांटिटी बोलेंगे किसको, कैसे हम लोग वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए कि हम लोग इक्वल वेक्टर क्या होता है, ठीक है, पैरेलल वेक्टर क्या होता है, एंटी पैरेलल वेक्टर क्या होता है, और निगेटिव ऑफ वेक्टर क्या होता है। बहुत सिंपल सिंपल चीज है, एक बार जाना, कॉपी खोलना, नोट्स खोलना, 5 मिनट इसको पढ़ लेना, 10 मिनट, सारा चीज क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आज जो होमवर्क दिया है उस होमवर्क को कर लेना। क्लियर है? यस सर। ओके, तो रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ।